जो हमारा टॉपिक होगा आज का वो होगा एचडीआई। सबसे पहले हम लोग एचडीआई की बात करेंगे, लेकिन इसकी बात शुरू की जाए इससे पहले जो कल की वीडियोस थी या जो पिछली वीडियोस थी उसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, तब ये टॉपिक हमको समझ में आएगा। एक्चुअली हम लोग पिछले क्लास से कर क्या रहे हैं, हम लोग किसी भी देश में अर्थव्यवस्था के विकास की माप कर रहे हैं, विकास की माप। तो आपको पता है कि विकास और समृद्धि दो लगभग जुड़वा शब्द हैं, लगभग सिमिलर हमको समझ में आता है। विकास डेवलपमेंट, समृद्धि ग्रोथ। किसी देश की समृद्धि हो रही है, किसी देश का विकास हो रहा है, क्या ये दोनों चीजें एक ही हैं या अलग हैं? कल हम लोग इस पर बहुत लंबी चर्चा कर चुके हैं। हमने यहाँ पे बताया था कि समृद्धि का मतलब सिर्फ और सिर्फ परिमाणात्मक परिवर्तन। अगर आपको परिमाणात्मक परिवर्तन दिखेगा तो आप डेफिनेटली कहोगे कि देश का समृद्धि हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है। लेकिन विकास कब होगा? विकास की जो आवश्यक शर्त है कि परिमाणात्मक परिवर्तन के साथ साथ क्या जीवन स्तर में भी सुधार हो, यानी जीवन की गुणवत्ता। बेहतर हो। विकास में दो चीजें आपको यहां पे जरूर समझ में आनी चाहिए कि एक तो आंकड़ों में परिमाणात्मक परिवर्तन हो और एक जीवन की आपकी गुणवत्ता बेहतर हो। गुणवत्ता बेहतर कैसी होगी? जब आपको कुछ मूलभूत जो आधारभूत संरचनाएं हैं वो आपको मिल जाए। आधारभूत संरचना को इंग्लिश में कहा जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जब आपको कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, जब आधारभूत संरचना मिलेगी, तभी आपका जीवन बेहतर होगा। जैसे आपको बिजली अच्छी मिल रही है, आपको पानी अच्छा मिल रहा है, आपको सड़क, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर हैं किसी भी इकोनॉमी के लिए। तो अगर ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बेटर कंडीशन में लाएंगे, आपकी अर्थव्यवस्था में इन सब चीज़ों का विकास होगा, इन सब चीज़ों की वृद्धि होगी, तो आप कहोगे कि हमारा विकास हो रहा है। क्योंकि आपके जीवन की गुणवत्ता बेहतर हो जाएगी, आपका जीवन स्तर अच्छा हो जाएगा। तो कुल मिला जुलाकर विकास जरूरी है या समृद्धि जरूरी है? विकास जरूरी है। कल हमने एक उदाहरण भी बताया था कि अगर आपको यहां से दिल्ली जाना है तो बीच में लखनऊ भी पड़ेगा, तो लखनऊ है इकोनॉमिक ग्रोथ और दिल्ली है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो बिना इकोनॉमिक ग्रोथ किए आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं पा सकते, लेकिन आप इकोनॉमिक ग्रोथ पा सकते हैं। डेवलपमेंट जरूरी नहीं है कि आपको मिले ही। तो आपके आंकड़े बेहतर हो सकते हैं, तो क्या गारंटी है कि आपकी जीवन गुणवत्ता बेहतर होगी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका आंकड़ा बहुत अच्छा दिखा रहा है। कोरोना के बाद से लगातार सरकारें कह रही हैं हम इतने % से ग्रोथ कर रहे हैं। अरे जब खुद डूबे हो तो थोड़ा सा अच्छा हो गया तो परसेंटेज तो बढ़ ही जाएगा ना। तो हम उस आधार पे, आंकड़ों के आधार पे नहीं कह सकते कि हमारा जीवन बेहतर हो रहा है, हमारे देश का आर्थिक विकास हो रहा है। दिस इज द टर्म दैट यूज्ड, दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ। और इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है परिमाणात्मक परिवर्तन। सिर्फ और सिर्फ आंकड़ों में फेरबदल की जाती है यहाँ पर। लेकिन अगर गुणवत्ता में परिवर्तन हो जाए, जीवन आपका बेहतर हो जाए, आपको आधारभूत संरचनाएं मिलने लगे बढ़िया, तो आपका विकास हो जाएगा। तो विकास की जो सबसे नेसेसरी कंडीशन है कि यहाँ पे दोनों प्रकार के परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, परिमाणात्मक के साथ गुणात्मक। जो विकास की माप के तरीके हैं, कौन कौन से तरीके हैं जिनके आधार पर हम आर्थिक विकास की माप कर रहे थे? तो कल हम 3-4 तरीकों की बात किए थे, कुछ बचे हुए हैं जिसकी आज चर्चा की जाएगी। सबसे पहले हमने बताया था बेसिक नीड्स अप्रोच। ये जो बेसिक नीड्स अप्रोच है, ये क्या है? बेसिक नीड्स अप्रोच, बेसिक नीड्स अप्रोच कहता है कि किसी भी व्यक्ति को ये 6 बेसिक नीड्स चाहिए, और ये 6 बेसिक नीड्स अगर उसको मिलेगा तो उसका आर्थिक विकास होगा। अगर ये 6 बेसिक नीड्स उसको नहीं मिलेगा तो उसका आर्थिक विकास कतई नहीं हो सकता है। जैसे
इन 6 बेसिक नीड्स में आप जैसे समझो कि हवा शामिल था, कल हमने इसको बताया था, जी नहीं, हवा नहीं। 6 बेसिक नीड्स में क्या क्या थी, कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर लिखिए, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। खाद्यान्न, भोजन, पानी, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता। तो अगर ये चीजें आपको मिलेंगी रेगुलरली, इनका जो फैसिलिटी है ये अगर आराम से बहुत अच्छा होता रहेगा, तो आप कह सकते हो कि हमारा आर्थिक विकास हो रहा है। अकॉर्डिंग टू बेसिक नीड्स अप्रोच, एंड बेसिक नीड्स अप्रोच कॉन्सेप्ट हैज गिवन बाय हिक्स एंड पॉल स्ट्रीटन। 2 अर्थशास्त्री, बड़े बड़े अर्थशास्त्री थे, हिक्स और स्ट्रीटन। इसके बाद अगला जो अप्रोच निकल कर आया था, दैट इज PQLI, फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स। ये क्या कहता था, भौतिक गुणवत्ता जीवन सूचकांक। भौतिक गुणवत्ता जीवन सूचकांक का सीधा मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हमको भौतिक सुख सुविधाएं मिलेंगी तो हमारा जीवन बेहतर होता जाएगा और हमारे देश का आर्थिक विकास होगा। भौतिक गुणवत्ता जीवन सूचकांक के आधार पे देश की आर्थिक विकास की जो बात की थी वो किया था मॉरिस डी मॉरिस नामक अर्थशास्त्री ने 1978 में। लगातार इन पर क्वेश्चन बन चुका है, PQLI का फुल फॉर्म भी पूछ चुका है। तो आप यहाँ पे ये चीज याद रखिएगा कि PQLI को बहुत सारे देशों ने अवॉइड किया, उसमें भूटान बहुत इंपॉर्टेंट देश निकल कर आया था, और भूटान ने कहा था हम इसको नहीं मांगेंगे, हम मानेंगे ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। इसने तो जीडीपी के कॉन्सेप्ट को ही नकार दिया। ये कह रहा है कि हम GNH के कॉन्सेप्ट से अपने आर्थिक विकास की माप करेंगे। इसका मतलब सीधा सीधा कि हमारे देश में सकल राष्ट्रीय खुशहाली कितनी है, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। हम लोग घरों में रह रहे हैं, बड़े घर में नहीं रह रहे हैं, झोपड़ी में रह रहे हैं, बहुत लग्जरी भोजन नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग बहुत खुश हैं। तो फिजिकल गुड्स के आधार पर कि हमारे पास बहुत सारी फिजिकल वस्तुएं हैं, जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं, विलासिता की वस्तुएं हैं, और हमारा आर्थिक विकास हो, ये मॉरिस डी मॉरिस कह रहे थे। लेकिन बहुत सारे लोगों ने जो है कि इसका खंडन भी किया, उसमें भूटान था। इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट तरीका देखे थे वो था क्रय शक्ति समता के आधार पर, क्रय शक्ति समता दृष्टिकोण। तो PPP, परचेजिंग पावर पैरिटी प्रिंसिपल्स। किसी भी देश में सामान खरीदने की जो क्षमता होती है वो क्या होती है। भारत में 10,000 रुपये कमाने वाला जितना सामान भारत में खरीद सकता है, क्या उतना ही सामान अमेरिका में 10,000 रुपये कमाने वाला खरीद सकता है? 10,000 वो अमेरिका में कमा रहा है, 10,000 वो भारत में कमा रहा है। और भारत वाला जितना सामान यहाँ खरीद लिया, क्या अमेरिका में वो 10,000 में खरीद लेगा? नहीं खरीद पाएगा, क्योंकि वहां की परचेजिंग पावर अलग है, यहाँ की परचेजिंग पावर अलग है, जो प्राइस लेवल्स हैं वो अलग अलग हैं। 17 गुना प्राइस लेवल ज्यादा है अमेरिका का। अमेरिका में आपको अगर भारत की तुलना में सस्टेन करना हुआ, जीवन को बिताना हुआ, तो आप 17 गुना ज्यादा पैसा कमाओगे। यानी भारत में एक व्यक्ति अगर 10,000 वाला जीवन जी रहा है, सेम वैसा ही जीवन अगर आपको अमेरिका में जाकर जीना होगा तो आपको कितना कमाना होगा? 1,70,000 रुपए। तो हमारा पड़ोसी अमेरिका गया है, 4 लाख रुपए महीने कमा रहा है, पूरे मोहल्ले में उसकी बहबाई हो रही है कि वो 4 लाख रुपए महीने कमा रहा है। लेकिन वो जितना 4 लाख रुपए कमा रहा है और जितना वहां पे वो खर्च कर रहा है, उतना अगर हम उसको 17 से डिवाइड कर दें 4 लाख को, तो लगभग 25,000 आएगा। भारत में 25,000 रुपए कमाने वाला उतना पैसा उस अगर वो कमा लिया तो वो 4 लाख वाले के बराबर है। तो अगर हम अपना देश छोड़कर जा रहे हैं अमेरिका में, 4 लाख कमा रहे हैं और वहां पे रह रहे हैं, वहां की सुख सुविधाओं का आनंद ले रहे हैं, तो हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं बचने वाला है। क्योंकि भारत में जो व्यक्ति 25,000 का जो जीवन जिएगा, वही जीवन आपको 4 लाख में कहाँ मिलेगा? अमेरिका में मिलेगा।
तो ऑन द बेसिस ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी हमने देखा कि अलग अलग देशों की क्रय शक्ति क्षमता अलग अलग होती है, जो क्रय शक्ति क्षमता अलग अलग होती है। तो इसमें भारत की जो आजकल रैंक चल रही है वो तीसरी है। तो भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, किसके आधार पर? परचेजिंग पावर के आधार पर। इस पर बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि क्रय शक्ति के आधार पर भारत दुनिया की कौन सी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है? तो वो अर्थव्यवस्था है तीसरे नंबर की। पहले नंबर की अर्थव्यवस्था कौन सी है? चाइना। तो यहां पर आप जरूर याद रखना कि चीन। उसके बाद एक और तरीका यहां पे हम देख रहे थे, पीसीआई, प्रति व्यक्ति आय। एक्चुअल में प्रति व्यक्ति आय विकास का माप नहीं करता है, ये माप करता है समृद्धि का। तो क्वेश्चन कई बार पीसीएस में आ चुका है कि आर्थिक समृद्धि की सबसे सर्वोत्तम माप किसमें होती है? जीडीपी में, जीएनपी में, पर कैपिटा इनकम में। तो पर कैपिटा इनकम, भारत में जो पर कैपिटा इनकम था वो पहली बार किसके द्वारा काउंट किया गया था? तो वो द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नेहरूजी ने इसको किया था। ये कल की क्लास का कुछ ओवरव्यू था जो हम लोगों ने देखा। आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे जो अपना टॉपिक, वो होगा विकास की माप का अगला तरीका, यानी कि पांचवा मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीका है, जिसका नाम है एचडीआई। लगातार एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं एचडीआई पर। एचडीआई क्या है? एचडीआई, सबसे पहला तो एचडीआई का आपको फुल फॉर्म जानना है। एचडीआई का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, हिंदी में कहते हैं मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक क्या करता है एचडीआई? एचडीआई करता है विभिन्न प्रकार के आधार पर, विभिन्न प्रकार के आयाम पर जो है कि हमारे या किसी भी देश के मानव के विकास की माप करता है एचडीआई। एचडीआई का थोड़ा सा हिस्ट्री देखते हैं कि एचडीआई को पहली बार कब पब्लिश किया गया था। तो एचडीआई को जो कॉन्सेप्ट है एचडीआई का, ये जो कॉन्सेप्ट दिया था, ये दिया था एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे। थोड़ा सा पानी का बोतल दीजिएगा। पाकिस्तानी अर्थशास्त्री जो थे उनका नाम था महबूब उल हक। तो महबूब उल हक जो है ये पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे और इन्होंने यह कॉन्सेप्ट दिया था, महबूब उल हक ने। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया कि हु हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ एचडीआई, दैट इज महबूब उल हक। एंड इनका एसोसिएट, इनका जो सहयोगी थे, सहयोगी के रूप में वो थे हमारे देश के अमर्त्य सेन, वन एंड ओनली नोबेल प्राइज विनर इन इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट। तो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, इकोनॉमिक्स में एकमात्र नोबेल जीतने वाले भारतीय, ये जीते थे 1998 में अपनी कैपेबिलिटी अप्रोच के लिए। तो इनका जो कैपेबिलिटी अप्रोच था उसके लिए इकोनॉमिक्स में इन्होंने नोबेल प्राइज जीता था 1998 में। 1998 में इन्होंने जीता था। थोड़ा सा एक सेकेंड, चलिए एचडीआई पे उसके बाद आगे हम लोग समझते हैं कि एचडीआई को इन लोगों ने तो 1990 के आसपास कॉन्सेप्ट दिया था। 1990 से महबूब उल हक और अमर्त्य सेन ने मिलकर पहली बार एचडीआई बनाया था। लेकिन आजकल करंट में इसको कौन बनाता है? तो वर्तमान में एचडीआई का निर्माण कौन करता है? क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आ चुका है। तो वर्तमान में एचडीआई का निर्माण करता है यूएनडीपी। यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस
डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो यूएनडीपी है, यूएनडीपी क्या करता है कि वर्तमान में हर साल इसका निर्माण करता है, एचडीआई का। यूएनडीपी जब एचडीआई का निर्माण करता है तो वो एक किस आधार पे करता है उसकी बात हम लोग अब यहां पे करेंगे। तो एचडीआई का जो निर्माण होता है वो 3 आयाम पर होता है। उसके कितने आयाम होते हैं? 3 आयाम। 3 आयाम पर हम लोग यहां पर जो है कि बात करेंगे, जिसके आधार पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का निर्माण होता है कि अगर किस देश का एचडीआई बेहतर होगा जब ये 3 डायमेंशन उसके बेहतर हों। ये जो 3 डायमेंशन है, सबसे पहला निकल कर आ रहा है स्वास्थ्य। तो अगर उस देश का स्वास्थ्य सुविधा अच्छा है तो हम कहेंगे कि उसका एचडीआई बेहतर होगा। स्वास्थ्य के बाद शिक्षा, और शिक्षा के बाद जो अगला निकल कर आएगा तीसरा, वो होगा जीवन स्तर। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि एचडीआई को निर्धारित करने वाले 3 प्रमुख आयाम कौन कौन से हैं। तो देयर आर 3 डायमेंशन इन द डिटर्मिनेशन, देयर आर 3 डायमेंशन विच हैज प्लेड अ रोल इन द डिटर्मिनेशन ऑफ एचडीआई रिपोर्ट। फर्स्ट वन इज हेल्थ, सेकेंड वन इज एजुकेशन एंड थर्ड वन इज लाइफ स्टैंडर्ड। जीवन स्तर हमारा कैसा है, अभी हमने बताया ना PQLI, भौतिक क्वालिटी लाइफ इंडेक्स। तो भौतिक क्वालिटी लाइफ इंडेक्स के आधार पर हम यहाँ पर देख रहे थे कि लोगों का जीवन स्तर कैसा है, उनके पास कैसी सुख सुविधाएं हैं, उसके आधार पे हम लोग यहाँ पे कर रहे थे चीज़ों को। यहाँ पे उसने भी ले लिया। शिक्षा और स्वास्थ्य 2 बेसिक नीड्स हैं, तो ये बेसिक नीड्स अगर फुलफिल हो रहे हैं तो हम कहेंगे एचडीआई उनका बेहतर है। अगर हम इसको और देखें तो स्वास्थ्य का पता कैसे चलेगा, उस देश का एचडीआई रिपोर्ट में स्वास्थ्य फैसिलिटी अच्छी है या नहीं, ये हमें पता चलेगा वहाँ की जीवन प्रत्याशा से। जीवन प्रत्याशा का मतलब क्या होता है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है वहाँ, औसत आयु क्या है? जैसे भारत की औसत आयु लगभग 68 वर्ष चल रही है। सबसे ज़्यादा जीवन प्रत्याशा वाला देश जापान, भारत की कितनी चल रही है? लगभग भारत की इस समय 68 साल चल रही है। जापान 84 सालों के साथ हाईएस्ट पे है। तो जापान की जो औसत आयु है, बहुत बार एसएससी लेवल के एग्जाम्स में पूछता रहता है किस देश की औसत आयु सबसे ज़्यादा है। जापान में लोग बहुत दिन तक जिंदा रहते हैं। क्यों जिंदा रहते हैं? वहाँ का एटमॉस्फेयर है, या वहाँ उनका काम करने की जो उनकी कैपेसिटी है, या उनका भोजन पानी। तो जापान एक बहुत ही भौगोलिक रूप से बहुत ही खतरनाक माहौल में रहता है। आए दिन जापान में भूकंप आता रहता है क्योंकि वो रिंग ऑफ फायर के कोस्टल लाइन पर है, और रिंग ऑफ फायर जो पैसिफिक का है, वहाँ उसी में दुनिया के 70% से ज़्यादा ज्वालामुखी और भूकंप हैं। तो ये ज्वालामुखी और भूकंपों की वजह से जापान में लगातार जो है कि नेचुरल डिजास्टर होती रहती है, और जो नेचुरल डिजास्टर्स को ये लोग इतना ब्रेवली फेस करते हैं, इतना बहादुरी के साथ फेस करते हैं कि इनका जीवन अपने आप में ही एक आदर्श बन जाता है, और इनकी औसत आयु भी बढ़ती है क्योंकि ये मेहनती होते हैं। ये विपरीत परिस्थितियों में जीते हैं और विपरीत परिस्थितियों में मेहनत करके जीते हैं। भारत की औसत आयु 68। तो जिस देश की जीवन प्रत्याशा बेहतर होगी, जिस देश की जीवन प्रत्याशा बेहतर होगी, उसका एचडीआई में रैंक भी क्या होगा? अच्छा होगा। एजुकेशन का हम कैसे डायमेंशन तय करेंगे कि एजुकेशन में 2 चीजें हो सकती हैं। एक तो हो सकता है स्कूलिंग ईयर, स्कूल जाने का वर्ष। स्कूल जाने का वर्ष का मतलब सीधे सीधे कि कोई भी बच्चा अपने पूरे उम्र में वो लगभग कितने साल तक स्कूल जाता है, कितने साल तक वो स्कूल जाता है। एलकेजी, यूकेजी,
10वीं तक पढ़ाई, 11वीं 12वीं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, तो तमाम चीज़ें जो हैं वो करता है। तो एक एवरेज जो स्कूलिंग ईयर किसी भी देश में बच्चों का होता है, अगर वो ज़्यादा होगा तो उसका जो है कि एजुकेशन जो सिस्टम होगा उस देश का वो बेहतर होगा, तो उसका एचडीआई में रैंक भी क्या होगा, बेहतर होगा। तो जो एचडीआई को निर्धारित करने वाला जो दूसरा यहाँ पे आयाम है जिसको कहते हैं स्कूल जाने का वर्ष, ये दो तरीके से डिटरमिन होता है। एक तो स्कूल जाने का वर्ष यानी जो स्कूल वर्ष होता है बच्चों का, और एक अनुमानित स्कूल वर्ष। अनुमानित का मतलब हम लोग कितना एक्सपेक्ट करते हैं, अनुमानित स्कूल वर्ष। एक तो रियल का हो गया और एक अनुमानित स्कूल वर्ष। ये एक्चुअल में कभी कभी पेपर में पूछता है कि संकेतक कितने हैं, तो संकेतक में हम 4 लेते हैं, 1 2 3 और 4। तो संकेतक 4 और आयाम 3, इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक, जीवन स्तर कैसे किसी का बेहतर होगा, तो जीवन स्तर अगर किसी का बेहतर करना है तो वो सीधे सीधे अपना क्या बढ़ा ले, वो अपनी प्रति व्यक्ति आय बढ़ा ले। तो यदि किसी देश की प्रति व्यक्ति आय, जैसे अभी हम लोग बात किए थे कि 1867-68 में भारत की जो प्रति व्यक्ति आय थी 20 रुपए थी, लेकिन आज 2021-22 में लगभग 1,35,000 हुआ है। सबसे ज़्यादा गोवा 5 लाख के साथ, तो गोवा हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम के साथ अभी भी बना हुआ है, लेकिन ओवरऑल इंडिया का भी तो प्रति व्यक्ति आय बहुत बेहतरीन हो गया है। 1,35,000 एक व्यक्ति अगर साल में कमा रहा है तो बहुत बुरा तो है नहीं, लेकिन फिर भी सुधार की जरूरत है। तो जिन देशों का प्रति व्यक्ति आय बेहतर होगा उनका जीवन स्तर भी क्या होगा, बेहतर होगा। तो मानव विकास सूचकांक के ये जो 3 आयाम थे, हेल्थ, एजुकेशन एंड लाइफ स्टैंडर्ड, इनके आधार पे हम लोग जो है कि मानव विकास सूचकांक का रैंक निकालते हैं। और जो भी लेटेस्ट रैंक 2021 की है, 22 की आने वाली है, तब तक हम 21 से काम चलाएंगे। 2021 एचडीआई रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के अनुसार इंडिया की रैंक पूरी दुनिया में क्या है। इंडिया 131 प्लेस पर है, 131, बहुत पुअर परफॉर्मेंस है इन द एचडीआई रिपोर्ट। तो भारत का यहां पर बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस है एचडीआई रिपोर्ट में। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पर इससे बाहर आपसे मुझे नहीं लगता है कि कुछ पूछेगा। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इसके साथ ही भारत में राज्यों के लिए भी बनाए जाते हैं। तो भारत सरकार ने एक पहल शुरू की है कि वो स्टेट एचडीआई रिपोर्ट बना रहा है, और स्टेट एचडीआई रिपोर्ट जो है इसके अनुसार सिर्फ आप यहां पर ये जान लो कि भारत का सबसे एचडीआई के हिसाब से सबसे बेहतरीन राज्य कौन सा है, वो है केरल। भारत का जो सबसे बेहतरीन राज्य एचडीआई रिपोर्ट में है वो कौन सा है, केरल। और सबसे लास्ट में उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद बिहार। तो बिहार और उड़ीसा 2 सबसे निचले राज्य हैं, लेकिन एकदम निचला अगर पूछेगा तो उड़ीसा होगा। तो उड़ीसा भारत का सबसे पुअर परफॉर्मर स्टेट इन द एचडीआई रिपोर्ट, एंड केरला इज द एक्सीलेंट स्टेट या बेस्ट स्टेट इन एचडीआई। और पूरी दुनिया की अगर हम बात करें तो नॉर्वे, आइसलैंड, न्यूजीलैंड, ये सब जो देश हैं एचडीआई में हमेशा टॉप करते हैं। सोमालिया, बुरुंडी, ये सब जो देश है बिल्कुल बॉटम पे रहते हैं। हमारा इंडिया जो है कि मिडिल, मध्यम, निम्न मध्यम का, उच्च मध्यम भी नहीं, निम्न मध्यम में है। तो हमारा इंडिया का परफॉर्मेंस बहुत पुअर है। तो एचडीआई के बाद हम लोग जो बात करेंगे नेक्स्ट यहाँ पर, वो बात करेंगे ग्रीन जीएनपी की। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मिटाते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट्स बनाने में काम देगा। चलिए अभी जो है कि हम लोग अब बात करेंगे ग्रीन जीएनपी पे। ग्रीन जीएनपी क्या होता है? ग्रीन जीएनपी आजकल का एक नया कॉन्सेप्ट चला हुआ है, ग्रीन जीएनपी। अभी नेक्स्ट जो अगली वीडियो हमारी आएगी वो जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, इन्हीं सब पर होगी। तो यहां पर ग्रीन जीएनपी सबसे पहले हम समझते हैं कि ग्रीन जीएनपी क्या होता है।
ग्रीन जीएनपी का सीधा सीधा मतलब आप ये समझो कि हम एक साल में देश में जो कुछ बनाते हैं, यानी जो भी कमाते हैं, जो हमारी राष्ट्रीय आय होती है, इस राष्ट्रीय आय से हमको कुछ चीज़ों को एडजस्ट करना होता है। क्या एडजस्ट करना होता है? वो होता है पर्यावरणीय नुकसान, डिप्रिसिएशन इन द इन्वायरमेंट स्टेट। तो इन्वायरमेंट में हमने इन्वायरमेंट की कंडीशन में क्या डिप्रिसिएशन किया, क्या हमने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है? तो जो हमने पर्यावरण में नुकसान पहुंचाया है उसको अगर हम राष्ट्रीय आय से डिप्रिसिएट कर दे, यानी कि एडजस्ट कर दे, तो जो निकल कर आएगा वही होगा ग्रीन जीएनपी। और ये जो कॉन्सेप्ट लेकर आया है ये वर्ल्ड बैंक लेकर आया है। अभी हमारा एक वीडियो आप लोगों को मिलेगा, अभी जल्द ही फ्यूचर में हम बनाएंगे, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस पे बनाएंगे, जहाँ पे बेहतरीन अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूएनओ, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, आईयूसीएन, यूएनडीपी, यूनेप, अभी नाटो, तमाम यूएस, आसियान, सार्क, तो जितने भी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल रिलेशन वो इंस्टीट्यूशंस हैं उस पर अपनी एक वीडियो बनेगी जिस पर आप बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछते हुए देखते होंगे। जैसे वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? कमेंट बॉक्स में लिखो तुरंत, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? जल्दी लिखिए। वाशिंगटन डीसी, कुछ बच्चे लिख रहे हैं वाशिंगटन डीसी, तो वाशिंगटन डीसी बिल्कुल जो है कि सही आंसर है। इस तरीके से अभी हम लोग यहां पे और भी चीजों को देखेंगे। चलिए अभी हम लोग यहां पे बात जो कर रहे थे ग्रीन जीएनपी का, तो ग्रीन जीएनपी का मतलब सीधे सीधे ये होता है कि यदि पर्यावरणीय नुकसानों को हम यहां पर एडजस्ट कर दें राष्ट्रीय आय के साथ, तो जो निकल कर आएगी जो जीएनपी वही होगी ग्रीन जीएनपी। तो विकास के ढेर सारे तरीकों की जो माप थी, तरीके थे मापने के, विकास को मापने के, वो हम लोगों ने डिस्कस किया। अभी इन पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो लगातार एग्जाम्स में आए हुए हैं। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन देखें पहले, उसके बाद हम जो पढ़े हैं क्या फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ है उसकी बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन यूपीपीसीएस मेंस का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें सुधार होने पर यूएनडीपी द्वारा निर्मित मानव विकास सूचकांक में भारत को अपर स्थान मिलेगा? किसमें सुधार होने पर भारत को अपर स्थान मिलेगा? ऑप्शन नंबर 1 शुद्ध पेयजल की उपलब्धता। ऑप्शन नंबर 1 है शुद्ध पेयजल की ऑप्शन नहीं, इसको स्टेटमेंट समझो, पेयजल की, तो शुद्ध पेयजल 1। नंबर 2 पर है किसानों को अधिक साख, यानी किसानों को अधिक ऋण, किसानों को ऋण। उसके बाद अगला ऑप्शन है बच्चों का अधिक स्कूल जाना, तो अधिक बच्चों का स्कूल जाना। यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है मेंस का। अगला है अधिक लोगों का साक्षर होना, अधिक लोगों का साक्षर होना। अब देखो ऑप्शन इसमें क्या क्या बनाया है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 1, 2 और 3। ऑप्शन नंबर बी बनाया हुआ है 1, 3 और 4। ऑप्शन नंबर सी बनाया हुआ है 2 और 4। ऑप्शन नंबर डी बनाया हुआ है 3 और 4। तो एचडीआई को निर्धारित करने वाले 3 आयाम हैं, यहां पे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है।
हेल्थ हमारा अगर बेहतर होगा तो जीवन प्रत्याशा हमारा बेहतर होगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी होगी। और हेल्थ शुद्ध पेयजल पर बिल्कुल निर्भर करेगा। जितना साफ पानी पिएंगे आपका हेल्थ उतना अच्छा होगा। तो क्या ये शुद्ध पेयजल को हम शामिल कर सकते हैं एसडीआई निर्धारक में? जी हां, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि शुद्ध पेयजल हेल्थ का एक बढ़िया इंडिकेटर है, हेल्थ फैसिलिटी को देखने का। गंदा पानी पिएंगे आपका स्वास्थ्य खराब होगा, ज्यादा से ज्यादा आपकी हेल्थ फैसिलिटीज बेकार होंगी। तो कहने का मतलब है एक जितने ऑप्शन में है एक वो तो सही होगा, जितने में एक नहीं है वो तो गलत। तो दो ऑप्शन तो हम यहां तुरंत काट देंगे। अब हमारे पास दो ऑप्शन बच रहे हैं, 1 2 3, 1 3 4। तो 3 तो दोनों में है, अधिक बच्चों का स्कूल जाना। यहां पे स्कूल जाने का वर्ष साफ साफ लिखे हुए हैं कि स्कूल जाने का वर्ष क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। तो 3 भी ऑप्शन सही हो गया। तो ये दोनों में है, तो यानी कि ये तो सही है ही। 2 और 4 में हमको चेक करना है अधिक लोगों का साक्षर होना। तो एजुकेशन जैसे बढ़ेगी तो अधिक लोगों का साक्षर होना, जो एक्सपेक्टेड स्कूलिंग ईयर है या फिर जो रियल स्कूलिंग ईयर है, अगर वो बेटर होगा तो हमारे यहाँ अधिक लोग साक्षर होंगे। जो चौथा यहां पे जो दूसरा वाला ऑप्शन है, किसानों को ऋण, दूर दूर तक एसडीआई में इसका कहीं पर जिक्र नहीं है। कहीं है जिक्र? नहीं। यहां है? नहीं। जीवन स्तर? नहीं। तो आप बिल्कुल आंख मूंद कर ऑप्शन नंबर बी टिक कर दो कि ये सही है। तो पीसीएस में इस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हमने जिस लेवल पे पढ़ाया क्या आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं? बिल्कुल कर पा रहे हैं। एचडीआई 3 आयाम 4 संकेतक, कैसे कौन बनाया, पूरी हिस्ट्री से लेकर करंट अफेयर्स तक, इस समय कहां भारत टिक रहा है, सब कुछ हम लोगों ने चर्चा किया हुआ है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यूपी पीसीएस मेंस का ये भी क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक की संकल्पना किसके द्वारा विकसित की गई थी? मानव विकास सूचकांक की संकल्पना ऑप्शन नंबर 1 है अमर्त्य सेन। ऑप्शन नंबर 2 है एएस कादिर। ऑप्शन नंबर 3 है अल्वो मिर्डल। ऑप्शन नंबर 4 महबूब उल हक। एचडीआई इन्वेस्टेड बाई महबूब उल हक। आप यहां पे सीधे सीधे देख रहे हो कि एचडीआई का निर्माण करने वाला कौन है? महबूब उल हक। लेकिन इसके सहयोगी कौन थे? अमर्त्य सेन। ऑप्शन में दोनों है, अमर्त्य सेन, महबूब उल हक। हम आंख मूंद कर किसको लगाएंगे टिक? महबूब उल हक को, क्योंकि महबूब उल हक रियल फाउंडर हैं एचडीआई के, उसके को फाउंडर हैं अमर्त्य सेन। तो को फाउंडर का मतलब सहयोगी हैं, लेकिन मेन नाम किसका हम लेंगे? पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक का। एक और क्वेश्चन देखते हैं यहां पर। अठारह सड़सठ में भारत के लिए प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए थी। यह सर्वप्रथम किसने निश्चित किया था? बार बार हम यहां पे बात कर रहे हैं पर कैपिटा इनकम, भारत की पर कैपिटा इनकम किसने निर्धारित की थी? दादा भाई नेहरू। ऑप्शन में भी आप देखोगे, ऑप्शन में है यहां पर तो दादा भाई नेहरू ने भारत के ऑप्शन में था एमजी रानाडे, सर डब्ल्यू हंटर, आरसी दत्त और दादा भाई नेहरू। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? दादा भाई नेहरू। दादा भाई नेहरू इज द फाउंडर ऑफ, या दादा भाई नेहरू हैज डिटरमाइंड फर्स्ट टाइम द पर कैपिटा इनकम। पहली बार उन्होंने प्रति व्यक्ति आय निर्धारित किया था भारत के लिए, मापा था, मेजर किया था उन्होंने। कितना बताया था? 20 रुपए। अभी कितनी चल रही है? 1,35,000 के आसपास। हरित सूचकांक ग्रीन इंडेक्स किसके द्वारा विकसित किया गया? तो ग्रीन इंडेक्स, ग्रीन जीएनपी, ग्रीन इंडेक्स वर्ल्ड बैंक। डेफिनेटली आप बिल्कुल इसको कर लेना।
निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का तत्व नहीं है? यूपी लोअर का क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस लोअर का क्वेश्चन है। कौन सा मानव विकास सूचकांक का तत्व नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 उपभोग व्यय, ऑप्शन नंबर 2 शिशु मृत्यु दर, ऑप्शन नंबर 3 स्वास्थ्य, ऑप्शन नंबर 4 वयस्क साक्षरता दर। तो आप यहां पे बताओ कि कौन सा यहां पर ऑप्शन सही होगा। उपभोग व्यय, जितना हम पैसा खर्च करेंगे हमारी प्रति व्यक्ति आय उतनी बेहतर होती जाएगी। तो यहां पर उपभोग व्यय से हमको पता चल रहा है हमारा जीवन स्तर बेहतर है। इसके अलावा शिशु मृत्यु दर, स्वास्थ्य और वयस्क साक्षरता दर। तो स्वास्थ्य और साक्षरता दर, शिशु मृत्यु दर भी हो सकता है, लेकिन इन चारों में 3 सबसे सुटेबल निकल कर आ रहे हैं। तो इसीलिए ऑप्शन के हिसाब से हम शिशु मृत्यु दर को काट देंगे कि इसके आधार पे नहीं होगा। एक और यहां पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक राज्य में मानव विकास सूचकांक सर्वाधिक था? अभी हम यहां पे बात किए हैं इंडिया में सबसे ज्यादा कहां पर था? केरल। तो ये भी देखो क्वेश्चन आया हुआ है। इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। इस टॉपिक में विशेष रूप से जो अर्थव्यवस्था के विकास की माप थी उसको हम लोगों ने अच्छे से क्लियर किया। 2 वीडियो इस पर बने हुए हैं। पहली जो तरीका है आधारभूत आवश्यकता दृष्टिकोण का, जो दूसरा तरीका है वो है हमारा क्रय शक्ति समता दृष्टिकोण, भौतिक गुणवत्ता सूचकांक, प्रति व्यक्ति आय और मानव विकास सूचकांक। इन सभी तरीकों को आप बिल्कुल डिटेल में पढ़िएगा। हम लोगों ने अब तक किस टॉपिक पे चर्चा कर लिया है? पूंजीवाद, समाजवाद, भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति, भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना। लगभग हम लोगों ने 3-4 टॉपिक अपने बहुत इंपॉर्टेंट कर लिए हैं और इन पे आप लगातार वीडियो देखिए। सबसे पहली क्लास में हम लोगों ने अर्थशास्त्र का परिचय देखा था। उसके बाद हमने परिचय में भारतीय अर्थव्यवस्था का परिचय, या इसको कह सकते हो कि भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति समझा था। दूसरी क्लास में हमने समाजवाद और पूंजीवाद किया था। उसके बाद हम लोगों ने अगली क्लास में भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना किया। इसके बाद हम लोगों ने विकास की माप किया और विकास की माप के 2 क्लास हुए, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो इस तरीके से 4 टॉपिक हम लोगों का लगभग कंप्लीट हो गया है। इंडियन इकोनॉमी का नेचर, इंडियन इकोनॉमी का स्ट्रक्चर, इंडियन इकोनॉमी को डेवलप या इंडियन इकोनॉमी के डेवलपमेंट को मेजर करने के तरीके, और सोशलिज्म और कैपिटलिज्म। अगली क्लास जो हमारी होगी उसमें हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था की कुछ प्रमुख विशेषताओं को देखेंगे और राष्ट्रीय आय का टॉपिक शुरू करेंगे। तो अगली वीडियो हमारी बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि वहां पर हम आपको बिल्कुल बच्चों की भाषा में जीडीपी को समझाएंगे। जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी, नेशनल इनकम, ये जो शब्द बड़े बड़े शब्द हमको डराते हैं, इन सभी शब्दों को हम लोग अगली क्लास में करेंगे और बिल्कुल धमाकेदार वीडियो रहेगा। तो आप उसका वेट करिए और जल्द ही हम लोग उस पर मिलते हैं। चलिए, धन्यवाद।